शाम के 7:30 बजे दो जजों की उस बेंच ने आपस में क्लेश वाला जजमेंट दिया। एक ने तिस्ता को राहत दी, दूसरे ने आफत दे दी। जस्टिस चंद्रचूड़ जो मौज ले रहे थे, जो नैतिकता का आवरण ओढ़े हुए थे, उनके बारे में जो मैं लगातार एक मुद्दा उठाता था, तिस्ता सी तलवार वाला। जस्टिस पारदीवाला का एक बेंच दरअसल ऐसा माहौल बना रहा है कि सरकार सुप्रीम कोर्ट के अधिकार की अवहेलना करे। चंद्रचूड़ को ये सामने बताना चाहिए कि क्या सचमुच इस देश का सुप्रीम कोर्ट कोर्ट फिक्सरों का गुलाम हो चुका हुआ है, क्योंकि अब यह मामला जस्टिस राकेश कुमार का है। नमस्कार, कैसे हैं आप? एक मामला मैं लगातार उठाता रहा। जब आज से 2 साल पहले गर्मी की छुट्टी के समय सुप्रीम कोर्ट की एक बेंच बैठी, रात के अंधेरे में जस्टिस चंद्रचूड़ ने एक बेंच बैठाया तिस्ता सी तलवार के लिए। शनिवार की शाम और देर रात तक एक बेंच, फिर दूसरी बेंच। एक ऐसे अभियुक्त जिसको सुप्रीम कोर्ट ने संदेह व्यक्त किया और सुप्रीम कोर्ट ने कहा ये महिला संदिग्ध है, इसके खिलाफ जांच होनी चाहिए। उसके खिलाफ जब जांच हुई तो गुजरात हाईकोर्ट ने उस तिस्ता सी तलवार के लिए अरेस्ट वारंट जारी किया। शाम के 4 बजे अरेस्ट वारंट जारी हुआ और 6 बजे तिस्ता सी तलवार के वकील कपिल सिब्बल इस मामले में सीजीआई चंद्रचूड़ को फोन करते हैं, ऐसा कहा जाता है। उस समय में दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट के तमाम जज आनंद ले रहे थे नृत्य का। एक ऑडिटोरियम में नृत्य का आनंद ले रहे थे और उसी समय में चंद्रचूड़ के ऊपर ऐसा प्रेशर आया। चंद्रचूड़ ने एक बेंच गठित किया 2 जजों की। शाम के 7:30 बजे 2 जजों की उस बेंच ने आपस में क्लेश वाला जजमेंट दिया। एक ने तिस्ता को राहत दी, दूसरे ने आफत दे दी। चंद्रचूड़ ने तुरंत 3 जजों की एक बेंच बैठाई और फिर 2-1 से तिस्ता सी तलवार को राहत दे दी गई। तिस्ता सी तलवार की गिरफ्तारी पर रोक लग गया। फिर तिस्ता सी तलवार की मौज होने लगी। तिस्ता सी तलवार वही फ्रॉड महिला है जिसने गुजरात दंगे के दौरान कई सारी फर्जीवाड़ा किया। उसने विक्टिम, जो सो कॉल्ड विक्टिम थे, उनके लिए संपत्ति इकट्ठा की और उसके लिए मौज किया। सुप्रीम कोर्ट के पास जब ये पूरा फैक्ट सामने आया तो तिस्ता सी तलवार की जांच के आदेश दिए गए। वो तिस्ता आज जमानत पे घूम रही है। इस विषय को उठाने वाला मुझे लगता है कि मैं संभवतः अकेला व्यक्ति था, लेकिन अब इस मामले में जो एक गंभीरता आ गई है वो ये कि जस्टिस राकेश कुमार, पटना हाईकोर्ट के पूर्व जस्टिस राकेश कुमार ने इस मामले को भारत सरकार के पास भेजा शिकायत के रूप में। आपको बताऊं, ये शिकायत उन्होंने पहले भी की थी जज रहते हुए भी। एक शिकायत उन्होंने पहले भी की थी जज रहते हुए भी, जब हाईकोर्ट के जज थे। उस समय में खेल कर दिया गया। उनके फैसले को 11 जजों की बेंच ने बदल दिया। अब जरा बहुत महत्वपूर्ण चीजों समझिएगा। राकेश कुमार जैसे जज बहुत कम होते हैं जुडिशियरी में। उन्हें अपमानित होना पड़ता है, कलंकित होना पड़ता है। ये जस्टिस राकेश कुमार हैं, एक ईमानदार जज। और जानते हैं राकेश कुमार कौन है? पहले जान लीजिए। राकेश कुमार ही वो जज हैं जो जब वो वकील थे सीबीआई के, तो इनकी वजह से लालू प्रसाद यादव आज जेल में है। ये सीबीआई के वकील थे उस समय में, और उस समय में कोई बीजेपी की सरकार कहीं पर नहीं थी जब ये सीबीआई की वकालत कर रहे थे। ये सीबीआई की वकालत कर रहे थे तब केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी। इस परत दर परत खेलों को समझिए। राकेश कुमार जब सीबीआई के वकील हुआ करते थे तो उस समय में कांग्रेस की केंद्र में सरकार थी। लालू प्रसाद यादव केंद्र में मंत्री थे। केंद्र के सहयोग से उनकी सरकार चल रही थी, मतलब उनके सहयोग से केंद्र की सरकार चल रही थी। राकेश कुमार ने बतौर सीबीआई वकील होते हुए इतनी तेज तर्रार जिरह की कि लालू यादव 5 मामले में सजा याफ्ता अपराधी हो गया। ये ईडी की तरफ से वकालत करते रहे और माना जाता है बिहार में सबसे तेज तर्रार वकील के रूप में इनकी गिनती होती थी। उसके बाद कॉलेजियम ने, हाईकोर्ट कॉलेजियम ने इनकी योग्यता को ध्यान में रखते हुए कोई ना कोई तो एक आध योग्य व्यक्ति को डालना पड़ता है।
इन्हें हाईकोर्ट के जज के रूप में नॉमिनेट किया गया। ये पटना हाईकोर्ट के जज बन गए और जब ये पटना हाईकोर्ट के जज थे राकेश कुमार, तो उनके सामने भ्रष्टाचार का एक मामला आया। भ्रष्टाचार के एक मामले में इन्होंने एक आईएएस ऑफिसर के खिलाफ, जो उसने 5 करोड़ की रिश्वत ली थी, उसके खिलाफ ना सिर्फ उसके बेल को रिजेक्ट कर दिया जो लोअर कोर्ट ने दिया हुआ था, इसके बेल को रिजेक्ट करते हुए राकेश कुमार ने लोअर जुडिशियरी के ऊपर कई कमेंट्स लिखे। यही राकेश कुमार हैं। राकेश कुमार ने लोअर जुडिशियरी पे कमेंट्स लिखे और वो कमेंट्स बड़ा तीखा था। राकेश कुमार ने जुडिशियरी पर कमेंट्स करते हुए कहा कि टैक्स पेयर का पैसा ये जजेस लूटते हैं। जस्टिस राकेश कुमार ने यह कहा कि ये जजेस अपने सरकारी बंगला के रिनोवेशन के लिए अरविंद केजरीवाल जैसे करता ना, उसमें करोड़ों रुपए फूंक देते हैं। राकेश कुमार ने कहा कि जजों के द्वारा अय्याशी की जाती है, कठोर टिप्पणी की, और उस टिप्पणी को उन्होंने उस जजमेंट को 2019 में इस जजमेंट को भारत के प्रधानमंत्री, भारत के गृह मंत्री, भारत के राष्ट्रपति और सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को भेज दिया। 2019 में जब अपने जजमेंट को उन्होंने ट्रांसफर किया कि कार्रवाई हो, तो इनको रोकने के लिए पटना हाईकोर्ट के इतिहास में पहली बार 11 जजों की बेंच बैठी और 11 जजों की बेंच ने हिस्टोरिकल फैसला देते हुए उस टिप्पणी को हटा दिया जो राकेश कुमार ने दी थी। सोचिए कितना करप्शन का मामला है। उसी राकेश कुमार को प्रताड़ित किया गया और उन्हें फिर पटना से आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट ट्रांसफर कर दिया गया। वो जजमेंट ऐसे ही देते रहे, अंत में उन्हें इस्तीफा देना पड़ गया। उसी राकेश कुमार ने आजाद होने के बाद एक चिट्ठी भारत के राष्ट्रपति को लिखी है। पूर्व जस्टिस राकेश कुमार ने भारत के राष्ट्रपति को चिट्ठी लिखी है। भारत के राष्ट्रपति को चिट्ठी लिखते हुए उन्होंने उसकी कॉपी पीएमओ को भेज दी और उनके शिकायत को डीओपीटी, गृह मंत्रालय, लॉ मिनिस्ट्री को भेज दिया गया। इस मामले में अब सरकार को एक्शन लेना है। अब जरा समझिए, जस्टिस चंद्रचूड़ जो मौज ले रहे थे, जो नैतिकता का आवरण ओढ़े हुए थे, उनके बारे में जो मैं लगातार एक मुद्दा उठाता था, तीस्ता सी तलवार वाला, उसी मुद्दे को राकेश कुमार ने गंभीरता से उठाया। उन्होंने लिखित में कंप्लेन दिया। मुझे पता है कि इस वीडियो को जरूर पीएमओ तक देखा जाता रहा है, जो मैं पिछले 2 साल से लगातार उठा रहा था। तीस्ता सी तलवार को क्यों विशेष राहत दी गई, ये बात उठाकर जस्टिस राकेश कुमार ने पूरी जुडिशियरी में हंगामा मचा दिया है। इन मिलॉर्डों को जो लगता था वो सुप्रीम है, वो भारत के राष्ट्रपति को भी हाँक सकते हैं, उनकी चूलें हिला दी है। राकेश कुमार ने एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा उठाया है कि आखिर किसी को विशेष सुविधा कैसे दी जाती है। चंद्रचूड़ ने तीस्ता सी तलवार के लिए गर्मी की छुट्टी में रात के अंधेरे में बेंच क्यों बनाया। राकेश कुमार ने वही सब बात उठाई जो मैं 2 साल से 1 दर्जन से ज्यादा बार वीडियो विश्लेषण में कहा, वही बात राकेश कुमार ने उठाया है। लेकिन ये बात अब हिचकोले मार रहा है। जस्टिस राकेश कुमार ने कहा कि डीवाई चंद्रचूड़ जब सीजीआई थे, उनके पास अधिकार है कि वो बेंच गठित किए, लेकिन वो एक भ्रष्ट व्यक्ति की तरह उन्होंने एक ऐसी महिला जिसके ऊपर गंभीर आरोप है, उसे जमानत देने के लिए गर्मी की छुट्टी में शनिवार की शाम को एकाएक एक बेंच गठित किया। फिर उस बेंच ने मनभावन फैसला नहीं दिया, दूसरा बेंच गठित किया और उसके बाद वहां से मनभावन फैसला आया और तीस्ता सी तलवार को मौत दिला दी गई। राकेश कुमार ने भारत के राष्ट्रपति से शिकायत की है कि सुप्रीम कोर्ट में गंध मचा हुआ है, इस देश की पूरी जुडिशियरी में गंध मचा हुआ है। और ये बात कोई सामान्य आदमी नहीं उठा रहा, ये बात न्यायपालिका से जुड़ा एक व्यक्ति उठा रहा है। उसने, और वो जिसका एक दागदार छवि है, वो जो लंबे समय सीबीआई का वकील रहा। जस्टिस राकेश कुमार ने कहा यह परंपरा सुप्रीम कोर्ट में बनी हुई है। यह पूछा जाना चाहिए चंद्रचूड़ से कि तुमने तीस्ता सी तलवार के लिए स्पेशल रिलीफ क्यों दिलवाया, तुमने क्यों 1 दिन का इंतजार नहीं किया। शनिवार का दिन था, रविवार के बाद सोमवार को सुप्रीम कोर्ट
खुलने वाला था गर्मी की छुट्टी में, यह मामला सुप्रीम कोर्ट में सोमवार को हो सकता था, इसे शनिवार की रात में, रात के अंधेरे में क्यों खेल किया गया? जस्टिस राकेश कुमार ने कई गंभीर मामले उठाए हैं और ये कहा है कि सुप्रीम कोर्ट में जो बेंच गठित की जाती है उसमें एक बड़ा खेल होता है। तब आप उस बात को समझिए जो मैं लगातार उठाता रहा। मैं लगातार एक बात उठाता था कि संविधान पीठ की सुनवाई चलती है, संविधान पीठ की सुनवाई के दौरान जस्टिस चंद्रचूड़ के सामने में कोई अभिषेक मनु सिंघवी आता है और पवन खेरा के लिए अर्जी दाखिल करता है। पवन खेरा उस समय में गिरफ्तार हुआ होता है पुलिस के पास, उसे जब तक मजिस्ट्रेट की कोर्ट में पेश किया जाएगा, सुप्रीम कोर्ट से पवन खेरा को बेल राहत दिला दी जाती है, वो केस ही कोलैप्स कर जाता है, खत्म कर दिया जाता है और उस समय मामला चल रहा होता है संवैधानिक पीठ का। जब संवैधानिक पीठ का मामला चल रहा होता है, एकाएक चंद्रचूड़ अपने परम मित्र अभिषेक मनु सिंघवी के लिए क्या खेल कर रहे हैं कि उन्हें उनके क्लाइंट को राहत मिल जाता है। ऐसा क्या होता है कि सिब्बल कभी भी आता है और आजम खानों को मौत दिला देता है। आप इतिहास पलट कर देख लीजिए, सिब्बल सिंघवी किसी बड़े केस में किसी को बरी नहीं करवा पाते, लेकिन सुप्रीम कोर्ट से वो बेल दिला देते हैं, अंतरिम राहत दिला देते हैं। यह अंतरिम राहत का खेल जो सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, राकेश कुमार ने उसे ही एक गंभीर मुद्दा बना दिया है। आखिर सुप्रीम कोर्ट में ये जो लिस्ट किया जाता है मैटर, उसके पीछे का खेल क्या है? अक्सर मैं एक कविता पढ़ता हूं, ऊपर ऊपर ही पी जाते हैं जो पीने वाले हैं, कहते हैं ऐसे ही जीते हैं जो जीने वाले हैं। इस देश में 5 वकील सुप्रीम कोर्ट हाँक रहा है और वो सुप्रीम कोर्ट नैतिकता की बातें करता है। वो सुप्रीम कोर्ट भारत के राष्ट्रपति पद को आदेश जारी कर देता है जिसके दामन इतने दागदार हैं। सवाल ये है कि आम आदमी के लिए बना है ये सुप्रीम कोर्ट। सवाल ये है कि संविधान की रक्षा के लिए बना है ये सुप्रीम कोर्ट, हमारे आपके मौलिक अधिकार की रक्षा के लिए बना है सुप्रीम कोर्ट। ये किसके मौलिक अधिकार की रक्षा करता है? इसमें कौन सा मौलिक अधिकार है कि तिस्ता सी तलवार के लिए यदि हाई कोर्ट वारंट जारी करता है, अरेस्ट वारंट, तो सुप्रीम कोर्ट रात के अंधेरे में बेंच गठित करता है? यहां कौन सा संवैधानिक संकट खड़ा हो गया? यहां कौन सा किसी की जिंदगी की बात हो गई कि उसकी मौत होने वाली है और इसीलिए बेंच लग गया? अब ये पूरा चरित्र खुल करके सामने आ रहा है। इस पूरे मामले को एक ऐसे ईमानदार व्यक्ति ने उठाया है जिसका पूरा जीवन बेदाग है, जो बतौर सब सीबीआई वकील के रूप में इस देश की बहुत महत्वपूर्ण सेवा की है। जस्टिस राकेश कुमार जैसे लोग यदि 2-4 ऐसे जज हो जाएं तो इस बात को उठाएं। सवाल महत्वपूर्ण ये है कि अपने देश में अपने पेशे के अंदर बेईमानी को कोई उठाता नहीं। हम जैसे लोग पत्रकारिता के अंदर के पाप को बताते हैं, मेडिकल सिस्टम के पाप को बताने वाला कोई डॉक्टर सामने नहीं आता। पूरा मेडिकल सिस्टम कोलैप्स हो चुका है, बेईमानी का धंधा बन चुका है, रोग एक बनावटीपन बन चुका है, बड़े बड़े रोग बता करके वसूला जाता है। पूरा मेडिकल सिस्टम जिस तरह जो करप्शन का अड्डा बन चुका है, पूरे अस्पताल में जिस तरह से ये 5 स्टार होटल बना करके लूट मचाया जा रहा है, उस पर कोई नहीं बोलता। जब आप अपने पेशे पर नहीं बोलते हैं तो फिर दूसरे के बारे में बोलने का हक नहीं होता। ऐसा लगता है सबको कि सब तो बेईमान है तो हम भी बेईमान हैं। यदि मेडिकल सिस्टम बेईमान है तो फिर जुडिशियरी बेईमान यदि हो गया तो क्या फर्क पड़ता है? जरूरत है कि हर पेशे के ऐसे ऐसे लोगों को अपने पेशे के अंदर के पाप को, घिन्न को, बेईमानी को सामने लाने की जरूरत है। ये बात मैं इसीलिए कह रहा हूं कि जुडिशियरी में भी कोई राकेश कुमार नहीं बनता, कोई शिव नारायण ढींगरा नहीं बनता, और यही वजह है ये पाप बड़ी तेजी से चल रहा है। अब इस पूरे मामले में गेम भारत सरकार के पास है, तब इसे फिर मैं कहता हूं डॉट्स जोड़िए। यूं ही कुछ भी नहीं होता। भारत के महामहिम राष्ट्रपति के लिए यदि भारत का एक भावी चीफ जस्टिस आदेश जारी करता, जो इतिहास में कभी नहीं होता, जस्टिस पारदीवाला की बेंच एक आदेश जारी करते हैं और वो संविधान से ऊपर चले जाते हैं। जस्टिस पारदीवाला का एक बेंच दरअसल ऐसा माहौल बना रहा है कि सरकार सुप्रीम कोर्ट के अधिकार की अवहेलना करे। सुप्रीम कोर्ट पूरी तरह से लक्ष्मण रेखा बार बार लांघ रहा है, और वो सुप्रीम कोर्ट लांघ रहा है जिसके नैतिकता पर सवाल उठ रहे हैं। अब सोचिए, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका कहा जाता है। बार बार सुप्रीम कोर्ट विधायिका के अंदर हस्तक्षेप कर रहा है, लेकिन ये सरकार
बहुत नैतिकता दिखा रही है। इंदिरा गांधी की सरकार होती, राजीव गांधी की सरकार होती तो क्या किया जाता। ये सरकार प्रचंड बहुमत में होते हुए भी सुप्रीम कोर्ट को खुला खेल करने दिया। 2015 में जब भारत सरकार ने कॉलेजियम सिस्टम को खत्म करने के लिए न्यायिक आयोग बनाया, सुप्रीम कोर्ट ने उसे रौंद दिया। सरकार यदि चाहती तो सुप्रीम कोर्ट को इस फैसले को रौंद देती, लेकिन सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को खुली छूट दी। आज भी संसद द्वारा पास हर मामले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी जाती है और उस पर बड़े बड़े वकीलों को करोड़ों रुपए कमाने का अवसर सुप्रीम कोर्ट देता है। इसीलिए आम जन ये सवाल करता है कि संसद द्वारा पास कानून यदि सुप्रीम कोर्ट तय करेगा तो फिर संसद की जरूरत क्या है। यदि संसद द्वारा पास हर केस को सुप्रीम कोर्ट ही तय करेगा तो फिर उस संसद के होने के क्या मायने हैं। हर बिल, हर मामला सुप्रीम कोर्ट को तय करना चाहिए, फिर संसद जैसी संस्था को खत्म कर देनी चाहिए। इस संस्था की जरूरत ही क्या है। इस देश में संसद की जरूरत ही क्या है जब 800-850 सांसद जनप्रतिनिधि मिलकर के जो फैसला करते हैं उसे जूते की नोक के तहत यदि सुप्रीम कोर्ट कुचल सकता है अपने 5 वकीलों के माध्यम से, ये 5 वकील तय करेंगे कि सुप्रीम कोर्ट ये इस देश में क्या होगा। और 800 लोग जो देश की जिसके ऊपर देश की जिम्मेदारी है, जो जनता के प्रति जिम्मेदार है, उसके मामले के कोई मायने नहीं है। ये चीजें बता रहा है कि इस देश में खेल बहुत खतरनाक हो रहा है। अब इसे परत दर परत समझिए। क्या राकेश कुमार यूं ही सामने आए हैं? चंद्रचूड़ का मामला तो 2 साल से पुराना हो चुका है। जब सीजीआई रहते हुए चंद्रचूड़ ने ये पाप किया, इसे पाप ही कहा जाएगा। आखिर चंद्रचूड़ साहब को सफाई देनी चाहिए इस मामले में। अब भारत सरकार को जो शिकायत आई है, अब सीजीआई नहीं रह गए हैं चंद्रचूड़, अब उनके ऊपर जो शिकायत है उसकी एक इंक्वायरी बैठनी चाहिए। ये चंद्रचूड़ से पूछा जाना चाहिए कि तीस्ता सी तलवार से आपको कौन सा ऐसा प्रेम था कि आपने इस देश की सुप्रीम कोर्ट को रात के अंधेरे में बैठाया और उसको जजमेंट दिलवाया। तीस्ता सी तलवार का कौन सा मौलिक अधिकार जो है उसका हनन हो रहा था। और यदि तीस्ता सी तलवार की तरह इस देश के आम आदमी को के लिए इस तरह से न्याय मिलने लगे तो क्या होगा। क्या आम आदमी को भी ऐसे ही सिखा जाएगा। तो सवाल यह है कि तीस्ता सी तलवार को ऐसी राहत क्यों दी गई, इसके पीछे क्या था। कितनी बोरियां उस दिन जलाई गई जो जस्टिस वर्मा के यहां जल रहा था। ये देश को अब सवाल करना चाहिए। इसीलिए भारत सरकार की जिम्मेदारी है, ये मामला गृह मंत्रालय के पास है, डीओपीटी के पास है, कानून मंत्रालय के पास है, भारत के प्रधानमंत्री के पास शिकायत है, भारत के राष्ट्रपति के पास शिकायत है। अब इस मामले का खुलासा होना चाहिए। जस्टिस राकेश कुमार ने जो शिकायत की है कि जस्टिस चंद्रचूड़ जब सीजीआई थे उस समय में तीस्ता सी तलवार के लिए स्पेशल बेंच छुट्टी के रात में, दिन में नहीं रात में क्यों बैठाई गई, क्यों तीस्ता सी तलवार को विशेष राहत दी गई, कि कपिल सिब्बल जैसे लोगों को ही बार बार क्यों इस तरह की छूट दी जाती है इस देश के, और बाकी वकील क्या घास छीलते हैं। ये सवाल अब उठना चाहिए। तब ये महत्वपूर्ण हो जाता है कि ऐसे में कपिल सिब्बल इन जजों की पैरवी करने कैसे आ जाते हैं। तब इस बात को क्लियर किया जाना चाहिए कि जब कुछ ही दिनों के लिए, मात्र 45 दिन के लिए जब एक चीफ जस्टिस थे जस्टिस यूयू ललित, तो कपिल सिब्बल ने कहा था कि मैं 50 साल से सुप्रीम कोर्ट में हूं। यह ऐसा स्थिति सुप्रीम कोर्ट में कभी नहीं था, क्योंकि उस समय सिब्बल की अर्जियों पर स्पेशल ध्यान नहीं होता था। आज कपिल सिब्बल सुप्रीम कोर्ट के जजों के लिए खड़े होते हैं और कहते हैं कि भारत का उपराष्ट्रपति गलत है, भारत का उपराष्ट्रपति एक बीजेपी का नौकर की तरह काम कर रहा है, और भारत के उपराष्ट्रपति को कलंकित करते हैं और सुप्रीम कोर्ट के पक्ष में खड़े हो जाते हैं जो अब असंवैधानिक फैसला करता है। तो सवाल यह है कि सिब्बल जैसे वकील जब एक तरह से ढाल बन जाते हैं सुप्रीम कोर्ट के लिए तो फिर खेल होता है। तो क्या यही वजह है कि सिब्बल जैसे वकीलों की याचिका पर राहत देने के लिए लाचार है। चंद्रचूड़ को यह सामने बताना चाहिए कि क्या सचमुच इस देश का सुप्रीम कोर्ट कोर्ट फिक्सरों का गुलाम हो चुका हुआ है, क्योंकि अब यह मामला जस्टिस राकेश कुमार का है। जस्टिस राकेश कुमार की पूरी जिंदगी का पाक साफ इतिहास है। वो एक काबिल वकील रहे, उनकी वकालत में सीबीआई ने कई सारे झंडे गाड़े हैं। जब वो जज बने तो उन्होंने बेईमानों को अंदर करने के लिए सोचा। उन्होंने जज बनते हुए एक आईएएस ऑफिसर को, एक बेईमान भ्रष्ट आईएएस ऑफिसर को जब अरेस्ट वारंट करवाया, उसके बाद एक भ्रष्ट बेईमान आईएएस ऑफिसर को बचाने के लिए 11 जजों की बेंच क्यों बैठी। ये मामला यहां से वहां तक होता है। इसीलिए इन तमाम मामलों की जांच की जरूरत है। हम उम्मीद करते हैं कि भारत सरकार इस मामले को गंभीरता से लेगी और यहीं से
अब जुडिशियल रिफॉर्म की योजना बननी चाहिए। ये कॉलेजियम सिस्टम खत्म करने से सिर्फ नहीं चलेगा, जुडिशियल रिफॉर्म बने, जजों के लिए एक नियम कायदे बने कि क्या जज अपने घर के अंदर गैंग रेप करेगा उसकी जांच नहीं होगी, क्या जज नरसंहार अपने घर के अंदर करेगा जांच नहीं होगी, जैसे नोटों से भरी बोरियां एक जस्टिस के घर में मिलता है और उसके ऊपर एफआईआर नहीं होती। दिल्ली पुलिस कहती है कि हम एफआईआर नहीं कर सकते थे, इसीलिए हमने नोटों के बंडल को जमा नहीं किया, क्योंकि हम लाचार थे, जजों के ऊपर एफआईआर नहीं हो सकती थी। ये देश अब हिल रहा है कि क्या इतना करप्ट, इतना बेईमान, इतना इस स्तर के लोग जो है हमारी जुडिशियरी में है, उनको हम माइलॉर्ड कहते हैं, और वो हमारे ऊपर इंसाफ करेंगे, हमारे संविधानों की रक्षा वो करेंगे जो खुद ही इतने बेईमान, इतने भ्रष्ट, इतने करप्ट हैं। ये इसीलिए इस देश के आम जन को ये लगने लगा है कि अब इस मामले में जुडिशियल रिफॉर्म चाहिए। इस देश की आम जनता अब अपनी सरकार से चाहती है कि जुडिशियल रिफॉर्म तो जरूरी है। ये पता किया जाना चाहिए कि तीस्ता सी तलवारों को रात के अंधेरे में स्पेशल रिलीफ क्यों दिया जाता है। ये पता किया जाना चाहिए कि कोई अभिषेक मनु सिंह भी संवैधानिक बेंच के पास पेश होता है तो कैसे कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता को विशेष राहत दिला देता है। वो न लोअर कोर्ट जाता है, न हाई कोर्ट जाता है, न सुप्रीम कोर्ट जाता है, उसे विशेष राहत मिल जाती है। ये पता किया जाना चाहिए कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया स्पेशल बेंच कैसे बनाते हैं और इसके पीछे का खेल क्या है। यह पता किया जाना चाहिए कि भारत सरकार जो भी कानून बनाती है उसको सुप्रीम कोर्ट में रौंदने का खेल कैसे होता है। इस देश में क्या संसद की जरूरत अब नहीं है, इस पर एक विमर्श की जरूरत है। जस्टिस राकेश कुमार ने एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा उठाया है जिस पर मैं सालों बात कर रहा था। उम्मीद की जानी चाहिए कि जस्टिस राकेश कुमार को इस मामले में एक तरह से पक्षकार बना करके इस मामले की इंक्वायरी होगी और सच पहुंचा जाएगा। कम से कम चंद्रचूड़ के जीवन में ये पता किया जाना चाहिए। जो चंद्रचूड़ सरकारी बंगला नहीं छोड़ रहे, जो सीजीआई बंद रहे, इस देश के सरकारी बंगला ना छोड़ने का बहाना बना रहे हैं कि उनकी जो 2 बेटियां हैं वो विकलांग हैं, स्पेशल चाइल्ड हैं और उनके लिए उस हिसाब से घर नहीं मिल रहा। बेटियों के बहाने वो एक अनैतिक काम कर रहे हैं। सोचिए ऐसे जज कैसे आदेश करेंगे किसी सफेद पोस्ट को कि वो मंत्री बनने के बाद, संसद से हटने के बाद वो सरकारी आवास नहीं खाली करता। तो ऐसे जजों के लिए भी इंक्वायरी होनी चाहिए। ये पता किया जाना चाहिए कि खेल क्या है। मुझे लगता है कि बेहद महत्वपूर्ण मामला है और इस पर देश की नजर होनी चाहिए। अब गेंद भारत सरकार के पास है, इसीलिए मैं लगातार कह रहा हूं कि चीजें बदलने की स्थिति में है। इस देश की सुप्रीम कोर्ट ने अपनी स्थिति इतनी खराब कर ली है, इस देश की जुडिशियरी ने अपनी स्थिति इतनी खराब कर ली है कि अब लोगों का साख, लोगों का भरोसा इससे खत्म हो रहा है। इसीलिए कहता हूं कि इस पूरे मामले की अब जांच करने की जरूरत है। उम्मीद की जानी चाहिए कि भारत की सरकार इस पूरे मामले में गंभीरता से जांच करेगी। कुछ लोगों के सवाल हैं। Selling such news ridiculous by the trust of the judiciary. This situation is also affect my daily life. Still, I have faith in Modi and request him to show his strength once. पूरा देश इसी ढंग से है सर, और इसीलिए हम सब की जिम्मेदारी बनती है। आज मुझे लगता है कि लगातार जो मामला मैं तीस्ता सी तलवार वाला उठा रहा था वो एक मंजिल तक पहुंच गया। आप सब जो पुराने व्यूअर्स हैं उनको याद होगा, तीस्ता सी तलवार वाला मुद्दा मैंने लगातार उठाया है। आज उस मुद्दे को जस्टिस राकेश कुमार ने उठाया, ये मामला भारत सरकार तक आया, तो ऐसा लगता है कि अपनी मुहिम रंग लाई। 2 साल से मैं लगातार ये सवाल उठा रहा था कि जस्टिस चंद्रचूड़ ने सीजीआई रहते हुए, नाच देखते हुए, जब उनके पास किसी का फोन आता है, उस फोन के बाद एक फोन कॉल से वो एक बेंच गठित कर देते हैं। क्या हमारे देश का सुप्रीम कोर्ट कुछ वकीलों का गुलाम है कि उसके फोन पर बेंच गठित होती है? राकेश कुमार यही मुद्दा उठा रहे हैं, क्या इस देश का सुप्रीम कोर्ट कुछ सेलेक्टेड वकीलों का गुलाम बन चुका है कि उसके एक फोन पर बेंच गठित हो जाती है और आम आदमी का मामला सालों तक पड़ा रहता है? राकेश कुमार ने एक बेहद महत्वपूर्ण मुद्दा उठा दिया, इस देश को हिला कर रख दिया है कि तीस्ता सी तलवारों को मौत दिलाने के लिए सुप्रीम कोर्ट क्यों नाचने लगता है। ये बेहद गंभीर मामला है और इस मामले को कि आपको अंतिम परिणाम तक पहुंचाने की जरूरत है। उम्मीद की जानी चाहिए कि जस्टिस चंद्रचूड़ से इस मामले में इंक्वायरी होगी, उनसे पूछताछ हो जाएगी और सच जो है वो सामने आ पाएगा।
ये वीडियो विश्लेषण यदि आपको पसंद आए तो ज्यादा संख्या में साझा जरूर कीजिए। बेल आइकन दबाइए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिले और ज्वाइन बटन से आप मेंबर जरूर बनिए। खैरात के खिलाफ, बेईमानी के खिलाफ इस लड़ाई में आप अपना गिलहरी सहयोग जरूर कीजिए। डिजिटल नंबर है, यदि आप सक्षम हैं तो अपना गिलहरी सहयोग जरूर कीजिए। जय हिंद।